बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। और किसान भाई बहन मन रौरमन के स्वागत हमेशा से रहेला। तो अपन कार्यक्रम के हम आज आगे बढ़ाए से पहले एगो जरूरी जानकारी रौरमन के देवे चाहती कि आगे भी हम रौरमन के बोल रही कि देखो कोरोना ख़त्म नहीं होलक तनिकन कम हो जाए से ले रौरमन से आरजू है, विनती है, प्रार्थना है कि तीसरा लहर आए गलक रौरे आपन और अपन छवो मन कर विशेष ख्याल रखूँ, ध्यान दूँ, मास्क के जरूर पिंधूँ और सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी बनाए के जरूर रखूँ और हाथ के साबुन से सैनिटाइजर से जरूर साफ के रखूँ। तो किसान भाई बहन मन हम अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी। तो सबसे पहले चलूँ हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। ड्रिप इरिगेशन लगवाने के लिए किसानों को दिया जाता है 90% तक अनुदान। ठंड के मौसम में सूकरों के रखरखाव में दें विशेष ध्यान। हिल पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। सिंचाई जल की बचत करने के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति बहुत ही कारगर साधन है। राज्य में सिंचाई जल की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार योग्य किसानों को ड्रिप इरिगेशन अपनाने के लिए एक योजना के तहत 90% तक अनुदान देती है। ठंड के मौसम में सूकरों में कई प्रकार की बीमारियां लगने की संभावना रहती है, जैसे निमोनिया, स्वाइन फीवर रोग इत्यादि। सूकरों के रहन सहन में साफ सफाई, दवा छिड़काव एवं टीकाकरण इत्यादि कर इन बीमारियों के लगने की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। ठंड के मौसम में सूकरों के रखरखाव में कुछ बदलाव करने चाहिए, जैसे सूकरों के आवास को गर्म रखने के इंतजाम करने चाहिए। आवास के खिड़कियों, दरवाजों पर टाट इत्यादि का पर्दा लगा दें ताकि ठंडी हवा अंदर ना जा पाए। साथ ही आवास में जल जमाव ना होने पाए इत्यादि बातों का ख्याल रखकर सूकरों को ठंड के प्रभाव से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, समय आ चला है गर्मा फसलों की बुआई का। इस समय बहुत ही से किसान भाई गर्मा धान की बुआई भी करते हैं। इस समय मध्यम अवधि वाले धान की किस्में लगाई जाती हैं। गर्मा धान के बेहतर उत्पादन के लिए किसान ललाट MTU 10-10 नवीन और सहभागी नामक धान के उन्नत प्रभेदों की बुआई कर सकते हैं। गर्मा धान के उन्नत प्रभेदों में ललाट MTU 10-10 नवीन और सहभागी अच्छी मानी जाती है। यह प्रभेद 120 से 150 दिनों में तैयार हो जाती है। इन प्रभेदों के 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 40 से 50 क्विंटल उपज पाई जा सकती है। झारखंड के कई क्षेत्रों में कुहासे का प्रकोप बढ़ा है, जिस कारण उन क्षेत्रों में लगे आलू की फसलों में झुलसा रोग लगने की संभावना है। यदि पत्तियां पीली पड़ने लगे और मुड़ने लगे या पत्तियों के बीच में धब्बे दिखे तो ये झुलसा रोग के लक्षण हैं। इस रोग से आलू की फसल को बचाने के लिए 15 लीटर पानी में 35 ग्राम मैंकोजेब, 20 ग्राम सल्फर और 20 ग्राम बोरान मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करना चाहिए। इससे रोग भी दूर होगा और फसल पर ठंड का प्रभाव भी कम होगा। हिल पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिबलर। यह उपकरण हिल पर बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 3500 हिल पर बुआई की जा सकती है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग में संपर्क कर सकते हैं।
और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से फैलने की आशंका है, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, संक्रमण से बचते हुए करें कृषि कार्य। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवत ही और रोरे मन की जानकारी देवत ही। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान।
तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है वो ग्रामीण मौसम सेवा उपयोगिता के बारे में जानकारी है। तो ये जो जानकारी है ये किसान भाई बहन मन के जानना बहुत जरूरी से ले है कि रोरे मन खेती बाड़ी करेला मौसम की जानकारी नहीं होवेला तो रोरे उनके नुकसान होवेला। मकील केंद्र सरकार एक योजना निकला है, इकर तहत मौसम कर जानकारी, मौसम कर मिजाज कर बारे में रोरे मन के मोबाइल के द्वारा, अखबार के द्वारा, रेडियो के द्वारा और टीवी कर माध्यम से रोरे मन के मिली। तो चलू इकर विशेष जानकारी ले हमरे सीधे चला थी जानकारी लेवे और ये जानकारी हम पिक्चर कर माध्यम से रोरे मन के दिवा थी। मौसम में हो रहे परिवर्तन से किसानों को फसल उत्पादन में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना शुरू की गई है, जिसके जरिए झारखंड के किसानों को मौसम की पूर्व जानकारी के साथ ही मौसम के अनुरूप फसल उत्पादन के भी टिप्स दिए जा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट हम लोग के केवीके में चल रहा है इसका नाम है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, यानी कि हम लोग मौसम के अनुकूल कैसे खेती करना है इसी के बारे में हम लोग किसान भाइयों और बहनों को उपदेश देते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मौसम एक ऐसा चीज़ है कि हम लोग के हाथ में नहीं है, जो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि कल बारिश कितना होगा या फिर क्या होगा और कल कितना आपका तापमान रहेगा। ये सब चीज़ उतना एक्यूरेटली हम पहले नहीं बोल सकते थे, लेकिन भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये नया प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। और इसके तहत क्या हो रहा है कि हम लोग मौसम का पूर्वानुमान दे रहे हैं। मौसम का पूर्वानुमान दे रहे हैं मतलब क्या कि अगले आने वाले समय में आपका मौसम का स्थिति कैसा रहेगा। क्योंकि किसान लोगों का हमेशा पहला प्रश्न जो वैज्ञानिकों को होता है कि सर हम लोग के पास अभी बारिश कब तक मिलेगा और कितना तक मिलेगा। क्योंकि आप देवघर का किसान या फिर झारखंड का किसान अगर को मान के चले तो बारिश एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर वो 100% निर्भरशील है कि उसका खेती का उपज उसके ऊपर ही निर्भरशील है। तो हम लोग जो पूर्वानुमान देते हैं उसमें क्या रहता है कि उसमें हम लोग मौसम के सारे जितने मापदंड है, चाहे वो अधिकतम तापमान हो, न्यूनतम तापमान हो, चाहे वो हवा का गति हो, हवा का दिशा हो, आसमान में बदल की स्थिति हो, फिर आपका बारिश का मात्रा कितना हो, ये सारे जो मौसम के मापदंड है इसके ऊपर हम लोग पूर्वानुमान देते हैं। और उसका जो वैलिडिटी रहता है वो अगले 5 दिन तक का रहता है, मतलब अगले 5 दिन तक का मौसम का स्थिति कैसा रहेगा। और इसके ऊपर आधार करके हम लोग खेती का उपदेश देते हैं कि उस समय में आपको खेत को कैसे संभालना है, मतलब अच्छे मौसम से कैसे आपको उसका लाभ उठाना है और अगर मौसम खराब जाए तो अपने फसल को कैसे बचाना है। पहले जहां मौसम के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती थी, वहीं अब मौसम पूर्वानुमान से पता चल पाता है कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा, धूप होगी, बादल होंगे या बारिश होगी। इसके बारे में किसान सही समय पर जान पाते हैं, जिससे खेती किसानी आसान हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि लागत का। पहले क्या होता था, किसान भाई बहन हम लोग से खेती बहुत अच्छे तरीके से बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन समय के अनुसार जो है कि वैज्ञानिक तरीके से खेती, तो उसमें क्या आ गया कि पहले तो रासायनिक खेती होता था, उसके बाद सारा चीज़ ऑर्गेनिक की तरफ थोड़ा झुक रहा है। उसके साथ साथ जो है कि मौसम का जो महत्व है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान के चलिए कि एक किसान अपने खेत में सिंचाई कर रहा है और सिंचाई के जस्ट 3 से 4 घंटे बाद उस खेत में बारिश हो गया या फिर उस एरिया में बारिश हो गया, तब वो सिंचाई जो दे रहा है उसका कोई मतलब नहीं रहा, मतलब उसका जो लागत है वो ऐसे ही बढ़ जा रहा है। कभी अगर उसका खेत में जैसे कि आलू का खेत में कभी जैसे झलसा रोग लगता है तो उसके लिए वो जब दवाई छिड़का रहा है उसके अगर तुरंत बाद बारिश हो जाए तो उससे क्या होगा कि वो जो दवाई दे रहा है वो हमेशा के लिए उस समय खेत से धुल जाएगा। तो उस दवाई का वो जो लगा रहा है दवाई, मतलब वैज्ञानिक ने तो बोल दिया कि उसको ये दवाई लगाना चाहिए, लेकिन वो दवाई लगाने के बाद भी वो उसका जितना उपज मिलना था वो उसको नहीं मिल रहा है। तो मौसम का जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मतलब किसान पहले से वो सतर्क रहेगा कि अच्छे मौसम से कैसे उसका फ़ायदा उठाना है और जब ख़राब मौसम रहे तब उसके पहले ही कैसे अपने खेत को उस रोग से या उस बीमारी से वो बचा सकते हैं। इससे क्या होगा कि किसान भाई जितना पैसा लगा रहे हैं एक फसल को सोइंग से लेकर हार्वेस्ट तक जितना भी उसका खर्चा हो रहा है वो खर्चा में बहुत सा घाटा हो जाएगा। जानकार कहते हैं कि 80 से 85% तक पूर्वानुमान लगभग सही साबित होता है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा की ओर से क्षेत्र के किसानों को समय समय पर जागरूक किया जाता है। उन्हें मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। से 10 साल पहले इस चीज़ का जब शुरुआत हुआ था तो जो पूर्वानुमान आता था वैज्ञानिकों से या फिर दिल्ली से वो चीज़ आता था, तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर एक केवीके में, हर एक जिला के केवीके में अभी मौसम वैज्ञानिक का नियुक्ति हुआ है। तो अभी जो मतलब जिला भित्तिक जो आपका ये है कृषि का पूर्वानुमान है या फिर मौसम का पूर्वानुमान है, वो 80 से 85% उसका एक्यूरेसी है। मतलब 10 में से 8 दिन आपका ऐसा रहेगा कि वैज्ञानिक जो बोल रहा है वो सही रहेगा। और हम आपके चैनल के थ्रू यही दर्शकों को बोलेंगे कि झारखंड के दर्शकों को और स्पेशली देवघर के दर्शकों को कि आप केवीके से जुड़िए और वहाँ का मौसम वैज्ञानिक से जुड़िए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज जो है आप लोगों तक पहुँचा सके। ऐसे भी हम लोग बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप के सिवा फिर आपका सोशल मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, न्यूज़पेपर में हम लोग मौसम का जानकारी देते रहते हैं। कभी भी अगर चक्रवाती तूफान या फिर ख़राब मौसम का ये आया तो हम लोग देते रहते हैं। लेकिन हमको आप लोग से यही आवेदन रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, अगर आपने खेती बाड़ी को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप मौसम वैज्ञानिक से जुड़िए। जानकार कहते हैं कि मौसम का मिजाज समझकर किसान अपने खेतों और उनमें लगी फसलों का दशा बेहतर कर अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इस लिहाज से भी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा काफ़ी ज़रूरी और महत्वपूर्ण हो गई है। जिस एक कोई भी फसल हो, चाहे वो फूल का हो या फल का हो या फिर कोई भी धान हो, तो उस फसल में आप बीज का बुआई से लेकर अपने जब आप फसल काट रहे हैं, इसमें एक एक जो उसका जो ग्रोथ स्टेज है, एक एक उसका जो दिन के दिन भर वो जो बढ़ोतरी हो रहा है अपना ग्रोथ स्टेज में, तो उसमें अलग अलग मौसम का उसको रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे आप गेहूं का फसल हो गया, गेहूं का फसल में आपको जब आप कटाई करने जा रहे हैं तो उस समय अगर आपका ज़्यादा बारिश होने लगा है तो वो आपका फसल ख़राब हो जाएगा। फूल में भी ऐसा है। तो ये सारा चीज़ अगर आप ध्यान में रखते हैं आप हम लोग के बुलेटिन के थ्रू, तो आपका जो जिस समय जैसे आप अपना खेत में जो भी आप मेजर ले रहे हैं अपने फसल को बचाने के लिए, वो आपका काम करेगा। दूसरी जानकारी है डेयरी प्रबंधन और उकर लाभ। अगर रोरेमन डेयरी करत ही या करे कर सोचा थी तो सबसे पहले देखूँ कि डेयरी फार्म कर जगह कर बारे में सोचूँ, जानवर कर बारे में सोचूँ, उकर खरीद मूल्य कर बारे में सोचूँ, और कहे कर मतलब उकर में जो खर्चा लागेला, जैसे मशीनरी हो गलक, वैक्सीन हो गलक, उमन कर चारा हो गलक या मजदूर कर बारे में, तो सब कर अगर जानकारी रहे के चाहिए तो चलू हमारे सीधे चला थी अपन विशेषज्ञ के पास और उनकर से जानकारी लेवा थी। देखिए, गोपालन के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है कि गाय को एकदम मतलब साफ़ सफाई का उसका उचित व्यवस्था होना चाहिए, और उसका जो गोहाल है वो इस तरह से बना हुआ होना चाहिए कि वह ढालू हो, ढलान इस तरह का हो कि जो भी वो गोमूत्र या फिर गोबर विसर्जन करे वो सब ढालू से होते हुए जाते हुए एक ड्रेनेज सिस्टम, एक नाली से होते हुए वो बाहर की तरफ चले जाए, जो कि एक गड्ढे में जाकर के जमा हो जाए और बाद में उसका खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोगों को सही समय पर इसका टीकाकरण करना आवश्यक है। टीकाकरण से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि उन लोगों को कृमिनाशक दवाई हर 3 से 4 महीने में देते रहना चाहिए। इससे टीकाकरण जो होगा वो और अच्छी तरह से कारगर होगा। हर 6-6 महीने में खुरहा, जिसे खुरहा एवं मुंह पका रोग कहते हैं, उसके लिए भी टीकाकरण किया जाना चाहिए। और सालाना एक बार BQHS का भी टीकाकरण होना चाहिए। और इस तरह से आप लोग उसका ये जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसको रेगुलर रखें। जैसे कि अभी ठंड के मौसम में अभी FMD का वैक्सीन हो रहा है, HSBQ का भी वैक्सीन सब अभी अवेलेबल है। और फिर जिला पशुपालन विभाग की तरफ से
डॉक्टर और उनके जो साथ में जो कंपाउंडर होते हैं वो लोग गांव-गांव जा कर के वैक्सीनेशन करते हैं। तो ये वृहद पैमाने पर ये वैक्सीनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वैक्सीनेशन कराया है और फिर अपने बगलगीर का वैक्सीनेशन नहीं कराया है। वैक्सीनेशन जब भी कराएं एक वृहद पैमाने पर कराएं। कहा जाता है कि 25 किलोमीटर की परिधि के बीच में अगर एक भी गाय आपकी छूट जाती है तो फिर आपकी गाय को रोग होने की संभावना होती है। इसलिए जो 25 किलोमीटर की परिधि है उसको पूरी तरह से कवर करना चाहिए जो नियम है। तो उसमें आपको वैक्सीनेशन इस तरह से करना चाहिए, टीकाकरण इस तरह से होना चाहिए कि एक भी पशु बचने ना पाए, टीकाकरण सबका हो। टीकाकरण बहुत ही जरूरी है। अगर हम करते हैं तो काफ़ी सारे रोग से हम निजात पा सकते हैं। जी, अगर हम देखें ठंड का मौसम आ गया, तापमान काफ़ी नीचे गिर रहा है, ऐसे में अपने हम जो भी दुधारू पशु हैं उनको किस तरीके उनकी आवास व्यवस्था कैसी है? देखिए अभी जिस तरह ठंड के मौसम में लोग क्या होता है कि पशुएं वो ज़्यादा बीमार पड़ रही होती हैं। तो उनको क्या करना है कि जैसे कि धूप का समय है, दिन का समय है, तो उन लोगों को धूप में रख दीजिए और फिर रात के समय में उन लोगों को प्रॉपर शेल्टर के अंदर में उन लोगों को रख देना चाहिए। और उसके अलावा उन्हें खल्ली और गुड़ उसका मिश्रण मिला करके उन लोग को खिलाना चाहिए। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि खल्ली जो होता है वो गर्माहट पैदा करता है और गुड़ जो होता है वो भी गर्माहट पैदा करता है। तो ये सब भी आप लोग उसको दे सकते हैं। सही उनकी ठंड के मौसम में उनके आँख, नाक, कान से कभी कभी पानी भी बहने लगता है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक खौलते हुए पानी में जो बर्तन है उसमें खौलता हुआ पानी रहेगा और उसके ऊपर से आप लोग थोड़ा सा स्ट्रॉ डाल दीजिए, थोड़ा सा भूसा डाल दीजिए और गाय को उसका जो उसके चेहरे को इस तरह से ढक दीजिए कंबल से कि वह उसमें से भाप ले सके। और साथ ही साथ आप लोग चाहे तो जहाँ पर गाय आराम कर रही होती है, विश्राम कर रही होती है, वहाँ थोड़ा सा भूसा या फिर कुछ कपड़ा वो सब डाल सकते हैं। उसे नमी से बचा करके रखें और जहाँ भी वो रहे वहाँ पर सूखा होना चाहिए। समय समय पर डिसइंफेक्टेंट, फिनाइल, चूना आदि का छिड़काव करके वहाँ पर अच्छा से सफाई करना चाहिए। तो इन सब छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रख करके हम लोग ठंड से बचा सकते हैं। ये तो आपने ठंड से बचाव का तरीका बताया। जी। दुधारू पशु की बात करते हैं, दुधारू पशु सबसे प्रमुख जो रोग होता है थनैला रोग होता है। थनैला रोग काफ़ी गाय मतलब प्रभावित होती हैं और किसान भाई को इसका मतलब कि खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, उनकी उत्पादक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। जी। तो थनैला रोग से किस तरीके से बचाव किया जाए ताकि गाय स्वस्थ रहें और उनका लैक्टेशन पीरियड भी लंबा हो सके? देखिए थनैला रोग क्या होता है कि वो उसका जो थन होता है तो उसकी जो नली है जहाँ पर से दूध का स्राव होता है वहाँ पर कभी गांठ पड़ जाता है या घाव हो जाता है या फिर उसमें खून की मतलब दूध में कभी खून का अंश भी आने लगता है। तो ये सब जो है जो एक बहुत बड़ा एक बहुत ही विस्तृत ये है, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब उसका एक छोटा कारण नहीं है। कोई भी बैक्टीरियल जीवाणु जनित रोग होता है, जैसे कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया उसको, तो उससे भी उसको थनैला रोग हो सकता है। जैसे कि मान लिया एक गाय है, गाय को हम लोग जब उसका दूध दूहते हैं तो दूहने से पहले उसका थन को साफ कर लेना चाहिए। और जब हम लोग उसका दूध को अच्छे से निकाल लिए हैं तो उसका थन तो अभी गीला है तो उसलिए उसको बैठने नहीं देना है। उसको तब तक आप खड़ा रखिए जब तक कि उसका थन अच्छा से सूख ना जाए, उसके बाद वो बैठ सकती है। अगर उसका थन गीला रहा और तुरंत वो बैठ जाएगी तो मिट्टी और जो धूल कण है वो उसके थन के छेद में जा कर के वहाँ पर चले जाएंगे और इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि जब गाय बच्चा देती है तो अगर बाछी हुई तो हम लोग उसका विशेष ख्याल रखते हैं, उसको समय समय पर दूध पिलाना होता है। लेकिन बाछा हुआ तो उसको दूध पिलाने में कोताही बरता जाता है। तो उससे क्या होता है कि सही तरह से उसका जो थन का जो पूरा दूध है वो पूरी तरह से नहीं निकल पाता है। एक और जो हमारे ग्रामीण भाई बहन लोग एक प्रैक्टिस करते हैं कि वो लोग जो 4 थन हैं तो उसमें से 3 थन से दूध निकालते हैं और एक थन को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है, आपको चारों थनों से दूध निकालना है। और गाय जो है वो कुछ मात्रा में दूध चुरा करके रख लेती है, तो उसको आप बाछा या बाछी को छोड़ दीजिए। तो बच्चा जो है वो अपनी माँ के थन का पूरा दूध अच्छे से निचोड़ लेगा, जिससे कि कोई भी जो पुराना दूध है वो अंदर में नहीं रहेगा, बासी नहीं होगा और घाव होने की उसकी जो मतलब घाव नहीं होगा। इस तरीके से उसका बचाव किया जा सकता है। और समय समय पर उसका थन में अगर थोड़ा बहुत घाव हो जाए, कट जाए, तो वहाँ पर हम लोग ऑइंटमेंट, क्रीम सब वो सब लगा करके ठीक कर सकते हैं। तो बताओ आज कर जो जानकारी में लाइन के दिली ई कैसन है
भाई बेस जानकारी है नहीं सेले रोरे में हम कहिला कि किसान भाई बहन मन अगर इस जानकारी को रोठिन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो रोरमान इजाजत दो मकील एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।